हाय गाइस। तो आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा। जितने भी लोगों ने देखा है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने नहीं देखा है, बट जितने भी लोगों ने देखा है, तो उसमें मैंने डॉक्टर अडवाणी, जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो उन्होंने जवाब इंग्लिश में दिया है, बट बहुत लोग हैं जो इंग्लिश शायद से इतना समझ नहीं पाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ये मेरे तीसरे वीडियो में, कि मैं आपको उन वो क्वेश्चन और आंसर, मैंने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं हिंदी में बात करूँगा। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं मराठी और मलयालम में भी बात कर पाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इन्फॉर्मेशन ले पाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि अगर सपोज हमें अपने ब्रेस्ट में या हमें अपने छाती में कभी भी कोई गांठ दिखता है या गांठ लगता है, या हम हाथ लगाते हैं तो गांठ हमें ऐसे लगता है कि कुछ है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो ब्रेस्ट कैंसर है और हम डर जाए? हमें क्या चाहिए? क्या हमें रुक जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए 6-7 दिन के लिए कि चलो आया है, चले जाएगा, अपने आप ही चले जाएगा, कुछ होगा, कोई घबराने की बात नहीं है? क्या हमें ये सोचना चाहिए? तो डॉक्टर अडवाणी का जवाब एक ही था कि आपको जैसे ही गांठ पता चलता है, जैसे ही इमीडिएटली आपने हाथ लगाया, आपको कुछ दिखा, अगले दिन आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। कभी भी वेट मत करिए। आप ये सोचिए भी मत कि मैं 5-6 दिन के लिए रुक जाती हूँ, अरे मैं अपने हस्बैंड को कैसे बोलूँगी। मत बोलिए आपके हस्बैंड को अगर आपको नहीं चाहिए या आपको कोई भी तकलीफ़ है। आप खुद ही अकेले डॉक्टर के पास चले जाइए इमीडिएटली। अभी किस डॉक्टर के पास? मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेंगे और गायनेकोलॉजिस्ट ये देखेंगे कि ये कैंसर है कि नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कैंसर नहीं है तो ये हमें ऑपरेशन करके ये निकालना चाहिए कि हम भूल जाए उसको। अगर वो अंदर भी है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर अडवाणी ने यही कहा कि 100% में से सिर्फ 5% लोगों का जो गांठ जिनको दिखता है वो कैंसर हो सकता है, सिर्फ 5%। तो आपको जब भी गांठ फील होगा या आपको जब भी गांठ कुछ आपको लगेगा, आप एकदम भी घबराइएगा मत, क्योंकि गांठ का मतलब कैंसर नहीं है। मगर ये गांठ निकालना चाहिए या हम भूल जाए रख के, वो अलग बात है। वो आपको आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बताएंगे। अब दूसरा सवाल एक पेशेंट के मन में ये आता है कि चलो ठीक है, हमें गांठ मिल गया, हम गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये नॉर्मल गांठ है, ये ऑपरेशन करे नहीं करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको लगता है कि यार ये गायनेकोलॉजिस्ट को पता है कि नहीं है कि ये कैंसर है कि नहीं है, वो कैसे, मेरे को तो कंफर्म करना है कि ये कैंसर। आप इमीडिएटली अगले दिन एक अपने नियर बाय जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास चले जाइए और दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि दिखाने में क्या जाता है, वो अपना टेस्ट कर लेंगे। वो 1 दिन का कोई टेस्ट होता है उनका, वो सैंपल निकालते हैं आपके गांठ का, वो टेस्टिंग करते हैं कि भैया इसमें कैंसरस है कि नहीं है। नहीं है कैंसर, खुशी खुशी आप जाओ वापस अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उसको बोलो कि भैया अभी क्या करना है इसका, वो आपको बता देंगे। दूसरा सवाल जो मैंने उनको पूछा है कि अभी ब्रेस्ट कैंसर जब मेरे को हो जाता है, सपोज मेरे को लोग बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है और कितना अच्छा है। तो उसके 3 ट्रीटमेंट है: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। इसके अलावा 2 और नए ट्रीटमेंट है जो है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ये दोनों ट्रीटमेंट
एक बहुत ही अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम भी होते हैं। ये एक अच्छी बात है ये दोनों ट्रीटमेंट में, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, आप याद रखेगा। और इसमें आपको आपके सपोज अभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि यार ये डॉक्टर ने बोला सर्जरी, ये डॉक्टर ने बोला रेडिएशन, ये डॉक्टर ने बोला पहले कीमोथेरेपी ले लो, हम करें तो क्या करें, हम किसका मान के चले आप। तो ये ट्रीटमेंट में डॉक्टर अडवाणी का सिर्फ एक ही कहना था कि आज के टाइम पे हम कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक तरीके से नहीं करते, हम सब तरीके यूज़ करते हैं ताकि हम ब्रेस्ट को या हमारे छाती को बचा पाए, क्योंकि महिला के लिए छाती बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो वो बचा पाए ताकि वो सर्जरी करके पूरा निकालना ना पड़े, हम वो कोशिश करने के लिए हम ये चारों ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं ताकि हम कम से कम डैमेज कर सकें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें। मेन इसका यही है कि हम चारों ट्रीटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं। अभी पहले क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ये आपके जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट के बेसिस में डिपेंडेंट है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हर महिला के लिए कि चलो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मुझे मालूमात हो गई है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, अब ये क्यूरेबल है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें कभी भी कोई बीमारी होता है, हमें ये जानने का होता है कि ये ठीक तो हो जाएगा ना, हम बाकी अपना नॉर्मल लाइफ तो जी पाएंगे, बच्चों के साथ, पति के साथ सब कुछ हम कर पाएंगे, हमें ऐसे तो नहीं है कि घर पे बैठना पड़ेगा या अछूत जैसे रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर अडवाणी ने बोला कि स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर 90% क्यूरेबल है। 90% मतलब ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि 90% लोग तो क्योर होने ही वाले, गारंटी के साथ। फिर स्टेज 3 कैंसर में उन्होंने बोला कि 50 से 60% क्यूरेबल होंगे, बाकी जो है उनका ट्रीटमेंट लगातार चलते रहेगा। अभी 50% तो क्यूरेबल है, बाकी 50% का क्या, बाकी 50% ऐसे नहीं है कि वो उनका क्यूरेबिलिटी है ही नहीं। मेन है कि आज के ज़माने में हमारे पास इतने सारे दवाइयाँ हैं कि हम जब एक दवाई यूज़ करते हैं और उससे जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है कंट्रोल हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो 6 महीना हो, 7 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, उसके बाद कभी फिर से आ जाए, हमारे पास फिर से दवाई है कि उसको कंट्रोल में कर सके। उसके बाद हम फिर वेट कर सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, तीसरे साल में वापस फिर से आ जाए, हमारे पास फिर से दवाई है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो जब हम बोलते हैं कि आपको जब बोला जाता है कि मैडम आपको स्टेज 3 कैंसर है, तो आप डरिए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेज 3 कैंसर मतलब अभी हम क्योर नहीं हो सकते, वो मतलब नहीं है। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ये डॉक्टर्स के लिए, ये पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्टेज के हिसाब से अपना दवाई, अपना ट्रीटमेंट साइकिल डिसाइड करता है। जब आपको बोला जाता है कि आपको स्टेज 3 कैंसर है, इसका यही मतलब है कि 50% तो क्यूरेबल हो जाएंगे, तो आपका चांस 50% है कि आप फुल्ली क्योर्ड हो जाए, मगर 50% ये भी चांस है कि आपका ट्रीटमेंट चलता रहे। अब जब तक है आप ट्रीटमेंट लेंगे, जाता है, बीमारी चले जाता है, फिर वापस जब बीमारी आता है वापस ट्रीटमेंट आप लेंगे, सिर्फ यही है, ये झंझट हमें झेलना पड़ता है। स्टेज 4 कैंसर, उसका क्यूरेबिलिटी रेट और भी कम हो जाता है, मगर
उसका भी ये मतलब नहीं है कि स्टेज 4 हो गया आपको तो गए काम से, क्योंकि स्टेज 4 सुन के ही आदमी डर जाता है। तो जब आपके फाइल में लिखा जाता है या आपको बोला जाता है कि अरे मैडम आपको स्टेज 4 कैंसर है, उनका मतलब ये है कि आपके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट आपको थोड़ा बार बार लेते रहना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर एक सवाल मैंने पूछा था उनसे कि क्या अगर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट में हुआ, एक छाती के एक हिस्से में हुआ, क्या वो दूसरे हिस्से में फैल सकता है? तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, फैल सकता है, शायद से उसका चांस कम है मगर हो सकता है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि जैसे ही हमें पता चलता है, आप अपने परिवार वालों को नहीं बोलना चाहते हैं कोई भी रीज़न से, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि सब लोग शायद से आपके नज़दीक में जो लोग हैं वो शायद से अच्छे नहीं हो, शायद से वो आपका जीना और मुश्किल कर दे। तो सबसे अच्छा यही है कि आप एक डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए। फिर आप अपने हस्बैंड को बोलिए, आपके जो भी है हस्बैंड की मम्मी को बोलिए, आपके मम्मी पापा को बोलिए, आपके भाई को, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल है उनसे बात करिए। फिर उससे सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। फिर मैंने उनको पूछा कि अभी हमें बोला जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो हम ब्रेस्ट सर्जरी करेंगे। तो जैसे हम सर्जरी सुनते हैं तो स्पेशली लड़कियां और महिलाएं वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा ऑपरेशन करके। तो ऐसा एकदम भी नहीं है। स्पेशली स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर में आपको, जो भी महिलाओं को बोला गया है कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर है, उसमें जो अच्छे सर्जन्स हैं, जो अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो मेक श्योर करते हैं, वो ये एकदम मतलब गंभीरता से लेते हैं इस बात को और सर्जन से बात करते हैं कि आप ब्रेस्ट पूरा निकालोगे नहीं, आप सिर्फ वो गांठ और उसके साइड का जो भी पोर्शन होगा वो आप निकालोगे बस, बाकी ब्रेस्ट वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। ये मतलब मेक श्योर करते हैं, सर्जन्स और फिजिशियंस दोनों साथ में बैठ के ये मेक श्योर करते हैं कि ये महिला का हमें ब्रेस्ट सेव करना ही है। हम नहीं उनको कोई परेशानी आगे आके नहीं होनी चाहिए। मगर जो स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर में है, वहाँ पर सिर्फ वो गांठ निकाल के करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम वो ब्रेस्ट स्टेज 3 और स्टेज 4 में ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो अगर हम सिर्फ वो छोटा सा ही पोर्शन निकालेंगे तो हो सकता है कि जो छोटे छोटे जो बीमारी और भी किधर हो छाती में, वो आपके बोन्स में चले जाए या कहीं भी और बॉडी पार्ट में चले जाए वो बीमारी, और फिर तकलीफ हो सकती है। तो इस वजह से स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर में हालांकि सर्जन्स और फिजिशियंस, कैंसर स्पेशलिस्ट सब कोशिश करते हैं कि हम ब्रेस्ट सेव करें, मगर कोई कोई जगह पर उनको लगता है कि नहीं ये फैल सकता है, तो वो ब्रेस्ट को पूरा निकाल देते हैं। अभी ब्रेस्ट को निकालना मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट को निकालना मतलब होता है कि हम जो महिला का जो भी साइड में कैंसर है वो ब्रेस्ट निकालते हैं, और हमारे ये हाथ के नीचे यहाँ पर ये जो चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर एक हमारी नस भी जाती है जो छाती से हाथ तक का जो भी पानी है और जो लिक्विड जो अंदर है वो यहाँ वहाँ करता है, वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि उससे भी फैलने का चांस हो सकता है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, जब आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप भी उनको बता पाए कि हाँ मुझे ये तो पता है, मगर आप आगे बताइए कि और क्या क्या है, तो आप अपना बाकी भी सवाल पूछ सकते हो।
तो ये हो गया मेरा एक सवाल। फिर मैंने उनसे पूछा था कि अब मुझे ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या वो मेरे बच्चों को भी हो सकता है, क्या मेरे बच्चे के बच्चों को भी हो सकता है, तो क्या हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसमें उन्होंने यही बोला कि 5% ही शायद से थोड़ा ही चांस है कि आपके आपके बच्चों को हो। तो जब ब्रेस्ट कैंसर जब आपको होता है तो उसमें डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि अच्छा आपकी डॉटर है, ठीक है, तो जब वो ये उम्र की हो जाएंगी तो हम ये एक टेस्ट कर लेंगे छोटा सा, ये जानने के लिए कि यार इनको हो सकता है, ताकि उनका तो कम से कम हम अर्ली मतलब स्टेज 1 में ही हम पकड़ सकें वो और क्योर कर सकें, और मतलब उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी कोई भी चीज़ से। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि जब ये मेरे पास बहुत सवाल आए क्योंकि मैंने एक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में काम किया है जहाँ पर मैं पेशेंट से बात करता था और उनको इन्फॉर्मेशन देता था। तो एक सवाल बहुत आता है कि जब महिला आती है वो बोलती है कि देखिए मेरे को तो ब्रेस्ट कैंसर है, अब मेरे पति बोल रहे हैं कि वो उनसे दूर रहेंगे, या आप बच्चों के पास नहीं जा सकते हैं, या आप फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैं आपको गारंटी के साथ डॉक्टर डवानी ने बोला है कि ये बीमारी नहीं फैलता आपके कांटेक्ट से या पति के साथ रहने से, कुछ नहीं होता। आप जैसे जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीते रहिए, क्योंकि इससे और बाकी फिज़िकल संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप साथ में खा सकते हैं, आप झूठा खा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ये फैलता है ना फैल सकता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को एड्रेस करना ही था, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पूछ नहीं पाते डॉक्टर को अपने हस्बैंड के सामने, या उनके साथ रिलेटिव्स भी होते हैं शायद से। तो ये तो ऐसा है कि भैया कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपके पति के साथ जो भी प्रेम का जो भी कुछ है वो आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने बच्चों के साथ भी रह सकते हो, गले लगा सकते हो, आप अपने मदर इन लॉ को भी गले लगा सकते हो, आप खाना जो वो खा रहे हैं वो आप खाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर मुझे एक क्वेश्चन आता था जो मुझे बहुत ट्रबल करता था, कि वो बोलते थे कि मैं एक डाइटिशियन के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला ये नहीं खाने के लिए, ये खाने के लिए। तो मैंने डॉक्टर डवानी से एक सिंपल सीधा सीधा सवाल पूछा है। मैंने उनको बोला है कि भैया आप मेरे को बता दीजिए कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो मुझे क्या खाना चाहिए। ठीक है, मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला है कि ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते, खा क्या सकते हो आप मेरे को ये बताइए। तो उनका एक सीधा सवाल था, सीधा जवाब था सॉरी, कि आप जो खा रहे थे वो खा सकते हो, आपको कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, आप जो खा रहे थे उससे आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है, बस इतना ही है। हाँ, मगर अभी आपको जब ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ये देखना है कि आप रास्ते से ऐसे ही नहीं खा सकते कुछ, क्योंकि उसमें कभी इन्फेक्शन होने का चांस है। तो आप साफ़ सुथरी जगह से, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप पार्टीज़ में भी अगर आपके शादी ब्याह कुछ है, अगर खाना अच्छी जगह से आया है, अच्छी तरह से रखा गया हुआ है, खा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसमें आपको कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको ये डाइट इम्पोर्टेंट है क्यों। कोविड नहीं है तो डाइट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप कीमो लेते हो, या आप रेडिएशन के लिए जाते हो, या आप सर्जरी के लिए जाते हो, तो आपका वेट लॉस होता है। तो अगर हमारा शरीर मजबूत है और तंदुरुस्त है, जो हमारे खाने के वजह से होता है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होगा।
आपको मतलब कोई थकावट नहीं होगी। आप सब काम जो कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, काम पे जा रहे थे, सब कुछ ट्रैवल कर रहे थे, आप सब कुछ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो खाने का अहमियत इसलिए है कि आपका वेट बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 60 किलो के हैं और आपने कीमो लिया और आप 40 किलो के हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसके ऊपर आप डाइट लेंगे कि भैया ये नहीं खा सकते, बॉइल्ड फूड खाने का है, बॉइल्ड फ्रूट खाने का है, फिर क्या बढ़ेगा आपका वेट। तो आप दूध, आइसक्रीम, सब अच्छे अच्छे जगह से दूध, आइसक्रीम सब कुछ खाइए आप, ये डॉक्टर वानी ने बोला है। फिर दूसरा जो सवाल था जो मैंने उनसे पूछा था कि बहुत लोग ये मानते हैं कि मेरे घर पे कुत्ता है या बिल्ली है, तो लोग बोलते हैं अरे यार इससे इनको प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। सिर्फ वो कुत्ता और बिल्ली के पैर सब साफ़ रखिए, वो बाहर से घूम के आता है, साफ़ रखिए बस उनको, और कुछ नहीं है। उनके फर के वजह से, ये सब के वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाला है। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, आजकल बहुत जगह पर डॉक्टर्स बात करते हैं जीन टेस्टिंग के बारे में। अब ये जीन टेस्टिंग होता क्या है कि हमारे ब्लड में बचपन से बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं। अभी जीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे भी नहीं पता है यार, माफ़ कर देना। तो जीन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसको हम लोग एक लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। अभी ये टेस्टिंग क्या बताता है कि अगर ये दवाई हम यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम होगा, या ये बीमारी के लिए ये दवाई है सबसे अच्छा, तो यही यूज़ कीजिए और इनका बॉडी भी झेल लेगा। हालांकि ये होता बहुत एक्सपेंसिव है, कोई जगह पर तो जीन टेस्टिंग 1 लाख 2 लाख ऐसे चार्ज करते हैं, जो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो शायद से। और डॉक्टर अडवाणी ने ये भी कहा कि ये बहुत ही अभी इसके बारे में लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पक्का एकदम खबर है या पक्का एकदम रिपोर्ट है कि हम यही रिपोर्ट के हाथ बंद करके चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जीन टेस्टिंग कभी है काम का, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। मैंने अपने लाइफ टाइम में ये भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो मेरे पापा के भी पास आए थे, बहुत सारे पेशेंट्स, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने डॉक्टर को पहली बार दिखाया था, उन्होंने बोला कि आप जीन टेस्टिंग कर लो और फिर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो जीन टेस्टिंग में मेरे 2 लाख 3 लाख खर्चे हो गए। तो मैंने डॉक्टर अडवाणी को यही पूछा कि क्या जैसे ही हमें मालूम होता है कि हमें कैंसर है, क्या उसी टाइम ही हमें जीन टेस्टिंग करवाना चाहिए? तो उनका सिर्फ यही था, उनका रिप्लाई ये था कि जब आप पहली बार आते हो, कि सपोज आपको ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है या जो भी कैंसर है, तो उनको पता है कि हमें स्टार्टिंग में ये दवाई यूज़ करना है। जीन टेस्टिंग काम में कब आता है कि हमने एक दवाई आपको देना शुरू कर दिया जो हमें पता है कि ये सबसे अच्छा है, हमें उसमें कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो दवाई हमने आपको दे दिया, आपका बीमारी चले गया, फिर वापस आ गया, या वो दवाई से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम जीन टेस्टिंग के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि ये पहले वाला तो आपका जो दवाई था, जो सबसे बेस्ट है, जो आपको भी पता है, वो फेल हो गया। अब उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट दवाई है वो क्या होना चाहिए, वो जीन टेस्टिंग इनको बता सकता है, और डॉक्टर्स को उससे थोड़ा तो आइडिया आ सकता है। तो इसलिए जीन टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं कि भैया जीन टेस्टिंग कर लो, मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी आपको करना चाहिए ये जीन टेस्टिंग। क्या जैसे ही आप जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला जीन टेस्टिंग करवा लो भैया, आपने जाके दौड़ के करवा लिया? नहीं। फिर लास्ट बात जो मेरे हिसाब से, मैंने अपने इतने पेशेंट्स को मैं मिला हूँ, तो मैंने भी अभी ये सीखा है अपने लाइफ टाइम में
कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, मगर ये ज़रूर और 100% मेक श्योर करिएगा कि आप इंडिया के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाके मिलिएगा, ज़रूर जाके मिलिएगा, चाहे वो कोई भी कोने में पड़े हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सपोज आपके घर के साइड में भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनका नॉलेज कम है या ज़्यादा है या क्या है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर ये हमारा काम है कि हम उनके पास गए, लोकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने हमें बताया कि हमें ये ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो शुरू कर दिया हमने, नहीं, इमीडिएटली अगले दिन आप देखिए कि जो इंडिया के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है आपके नज़दीक कौन है, उनके पास जाइए, उनको दिखाइए, बात करिए, उनको बोलिए कि देखो ये हमें एडवाइस दिया गया है, क्या ये सही एडवाइस है, क्या इससे भी कोई अच्छा एडवाइस है, क्या इससे भी कोई अच्छे दवाई है जो नए आए हैं, जो शायद से उनको नहीं पता, आपको पता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे हम प्लेन में जाते हैं, आप हमेशा देखेंगे कैप्टन और को पायलट रहते हैं, ऑल्दो चलाता को पायलट है प्लेन, बट कैप्टन का काम क्या है? कैप्टन होता है अपने एक्सपीरियंस है, उन्होंने 40 वर्ष काम किया होगा ये फील्ड में, कितने केसेस देखे होंगे, कितने पेशेंट्स देखे होंगे, उनको पता है कि क्या क्या दवाई सही है, क्या दवाई नहीं है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल देना चाहता हूं कि जब हमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, यस, अगर आप अमीर हैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आप आराम से एक सिंगल रूम लेके आप आराम से अपना ट्रीटमेंट लेके घर जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, मगर ये उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास है और जो पुअर पेशेंट्स हैं। यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतना पड़ेगा। मैंने देखा है कि बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं डॉक्टर्स के पास कि हाँ हमारे पास, हम कितना भी पैसा खर्चा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। आप प्लीज़ ये सब बात मत करिए डॉक्टर के सामने, क्योंकि जैसे ही आप ये सब बात करते हो डॉक्टर के सामने तो डॉक्टर सोचता है चलो इनको पैसे का कोई तकलीफ़ नहीं है, हम अच्छे से अच्छा दवाई भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेड कंपनी का भी दवाई लिख सकते हैं। नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने इतने पेशेंट से बात किया है, मैं जानता हूँ कि पैसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि देखिए सर, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो आप हमें वो हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि दवाइयों के बहुत सारे कंपनीज़ हैं और ऐसे कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं, जो 10-15 बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं जो सेम दवाई बनाते हैं, बट सेम दवाई के भी प्राइजेज़ और उनकी ख़रीदारी बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जब बताया गया है कि ये दवाई है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो यस, वो तो एमआरपी चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत खर्चे हैं तो उनको चार्ज करना पड़ता है वो। बट ऐसा भी मैंने देखा है बहुत जगह पर, जहाँ पर अगर आपको जानकारी हो कि आपकी दवाई कितने में है, और आप जब एक लोकल केमिस्ट के पास जाते हो, या आप आप जैसे नोबल के पास आप चले गए, या कोई भी लोकल केमिस्ट के पास आप चले गए, उनको नहीं पता होता है कि ये कैंसर का दवाई का एक्चुअल में आपको क्या कॉस्ट में मिलना चाहिए, उनको नहीं पता होता है। तो आप उनके पास कभी मत जाइए। आपको जब कैंसर के बारे में पता चले, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके लिए आपको किसके पास जाना चाहिए और आपको क्या क्या पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि जाके वो जो बोल रहे हैं कर लिया आपने, खरीद लिया आपने, चले गए, नहीं, इसमें आपको नेगोशिएट भी करना पड़ेगा
और इसमें आपको जो कैंसर का दवाई दे रहा है उनके सेंटर में भी जाना चाहिए। अब ये क्यों जाना चाहिए उनके सेंटर में? क्योंकि कैंसर के बहुत सारे दवाई हैं जो 2 डिग्री टू 8 डिग्री में होना चाहिए, इतनी ठंड में होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। पैकेट के पीछे लिखा होता है कि ये 2 से 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? अगर कोई भी टेम्परेचर चलता है तो वो नहीं लिखते ये सब चीज़। इसका महत्वपूर्ण ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो वो दवाई लेते हैं, पैसा देते हैं, निकल जाते हैं। अरे आप अपना हार्ड अर्न मनी पैसा दे रहे हो, आप देखो तो सही कि आपको क्या क्वालिटी मिला है, वो देखना आपका काम है। क्योंकि ये दवाई में आपका रिजल्ट छुपा हुआ है। अगर ये दवाई ठीक नहीं है तो आपको आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? आपका ट्रीटमेंट का पैसा भी चले जाएगा, आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी जाए दवाई ऑर्डर करके ना मंगवाएं। पहला टाइम कम से कम आप उनके सेंटर में जाए, देखें कि क्या उनके पास कोल्ड रूम है जो 2 से 8 डिग्री के बीच में रखता है, कि वो ऐसे ही उन्होंने फ्रिज के अंदर घुसा के रखा हुआ है। वो देखना बहुत ज़रूरी है आपको। फिर मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा हर दवाई का, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं उसका कॉस्टिंग बताऊंगा, डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। बाकी फिर मर्ज़ी आपकी है, आपको जो लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। अभी इसमें एक और चीज़ आती है कि मेरे को डॉक्टर ने इम्पोर्टेड मेडिसिन लिख के रखा है और इंडियन या जेनरिक बोलते हैं मेडिसिन लिख के रखा है, मैं क्या लूँ? हम वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर वाला मेडिसिन शायद से बहुत अच्छा हो और जेनरिक वाला मेडिसिन शायद से बहुत लो क्वालिटी हो। अभी आपने आमिर खान का भी शो देखा होगा, उसमें एक डॉक्टर ने बोला कि जेनरिक और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं पर्सनली ये नहीं मानता हूँ कि इसमें फ़र्क नहीं है। मुझे लगता है फ़र्क है, मुझे ऑनेस्टली लगता है फ़र्क है। जैसे आप ये टी शर्ट देखिए, ये इंडियन कंपनी का है, 2 बार मशीन वॉश किया चले गया। मगर अभी एक बाहर के कंपनी का क्वालिटी, इसका क्वालिटी, कपड़े का क्वालिटी, कपड़ा दोनों यूज़ कर रहे हैं, मगर कपड़े का क्वालिटी कौन कितना यूज़ कर रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। तो ये भी मैं अपने अगले वीडियो में दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है या नहीं है, और ये मैं डॉक्टर से खुलेआम पूछूंगा कि आप मुझे बताइए। तो ये मेरा वीडियो था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपने देखा होगा कि मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास गोप्रो और वो सब चीज़ नहीं है कि मैं वीडियो ले सकूं ऐसे, तो मुझे यही करना पड़ा। और अभी मेरे हाथ भी दुख रहे हैं थोड़े, तो मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ समझ में आया हो, या और कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो तो आप ज़रूर मेरे को लिख के बताइएगा, और मैं आपको ज़रूर उसमें कवर अप करूँगा और मैं आपको आंसर दे पाऊँगा। और अभी आगे मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स में क्या क्या आपके ऑप्शंस है, ब्रेस्ट कैंसर में क्या, लंग कैंसर में, सब कुछ, दवाइयों के नाम, प्राइजेस, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। किसके पास जाना है, क्या करना है, सब कुछ। इवन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कोविड के टाइम में आपको ट्रीटमेंट कैसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आगे के वीडियोस में। क्योंकि ये मैं डॉक्टर से पहले बात करूँगा, मैं पहले उनका ओपिनियन लूँगा, उनका वीडियो लूँगा, वो डालूँगा, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू। ये मेरा तीसरा वीडियो है एंड आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा हंसता नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा वो घबरा जाता हूँ। तो हाँ, तो बस यही था। तो कल मिलते हैं हम। अब मैं हर एक दिन एक नया टॉपिक आपको बोलूँगा, तो आई एम श्योर या आपको ये सब वीडियोस देखना चाहिए और आप शेयर करें, क्योंकि हम कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले अगर हमें ये सब इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो कैंसर स्पेशलिस्ट भी
बहुत सतर्क रहते हैं कि हाँ पेशेंट को बहुत कुछ पता है, तो हमें भी उनको डायरेक्ट और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।